हेलो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम, है ना, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था, फैट्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो हमने पढ़ा था। और अब हम प्रोटीन्स को देखते हैं, भाई क्या है प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स क्या है, दीज आर बेसिक ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली किसके, हमारे मसल के। भाई हमारी मसल में क्या होता है, प्रोटीन ही तो होता है। और प्रोटीन बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारी चीजों में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और हम हमारे खाने में, हमारी बैलेंस डाइट में हमें प्रोटीन चाहिए होता है। सही है। और प्रोटीन क्या भला है, क्या नहीं है, देखते हैं भाई क्या सीन है प्रोटीन का। चलो, हाँ भाई, प्रोटीन्स। द टर्म प्रोटीन ग्रीक में प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट और प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि ये समझिए कि प्राइमरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस वाला, है ना। वो सजेस्टेड बाय बर्जीलियस 1830 में बर्जीलियस ने बताया था कि तो प्रोटीन्स हैं, या यूं कहिए प्रोटियोस, जो कि ग्रीक में कहते हैं, जिसकी मीनिंग क्या है, फर्स्ट या फिर प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चाहिए बॉडी को। समझ गए। मल्डर एडॉप्टेड द टर्म प्रोटीन टू रेफर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग एक सब्सटेंस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, यानी कि नाइट्रोजन है प्लस साथ में और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्रोटीन। इन्होंने ये कहा, किसने, मल्डर भाई साहब ने, है ना। कि ये प्रोटीन क्या है कि एक नाइट्रोजन का मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जो कि पाए जाते हैं सेल के अंदर ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। सारे एनिमल में, सारे प्लांट में, सेल के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। इन्होंने ये वाली बात कही। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड यूनिट्स, ठीक है, रेंजिंग 100 to 3000। देखो प्रोटीन्स की, देखो जैसे मान लो ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये देखो ये यूनिट्स हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो ये 100 से 3000 तक हो सकती हैं, और इनका रेंज जो है वो डिफर करती है अलग अलग प्रोटीन्स में। अच्छा, अब ये जो बनी होती है, जो ये यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स बनी हुई हैं, ये किसकी बनी हुई है, दीज आर मेड अप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो मिले हुए हैं, अमाइनो एसिड्स। और क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, यानी कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, यानी कि प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड। containing amino acids units ranging from 100 से 3000। प्रोटीन्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इनका थोड़ा हाई होता है। ठीक है, इन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। देखो ये जरूरी, देखो ये अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड। अब ये जुड़ा हुआ किससे है, ये जुड़ा हुआ किससे है, ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। In which join the carboxyl group of one amino acid residue to the amino group of another residue। अमाइनो ग्रुप ऑफ एनदर रेसिड्यू, जिसके अंदर एक प्रोटीन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो जुड़ा रहता है दूसरे के अमाइनो ग्रुप से। ठीक है, जब मैंने कहा तो ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मैं, बस इतना है, इतना याद रखिए कि अमाइनो एसिड जो है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हालांकि इसका पूरा स्ट्रक्चर और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, क्या होता है, वो भी दिखा सकता था मैं, बट क्या है कि बहुत ज्यादा मामला खिंच जाएगा। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन एक या एक से ज्यादा, जैसे कि देखो एक ये चेन है, तो एक प्रोटीन में एक से ज्यादा चेन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक चेन है, मतलब एक से ज्यादा चेन का प्रोटीन हो सकता है। सही है। और पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा अमाइनो एसिड अटैच है, तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड हो गया वो। तो ये यानी कि एक से ज्यादा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से तो पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। प्रोटीन्स कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड टाइप्स। देखो प्रोटीन के पास जो 20 नेचुरली अकरिंग हैं अमाइनो एसिड्स, यानी कि अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, कुदरत ने हमें प्रोवाइड किए हैं, हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स के अंदर वो हो सकते हैं नेचुरली। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा भी हो सकते हैं। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन फॉर्म्स इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो अगर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ इस तरह का है, लीनियर स्ट्रक्चर है ना, यानी कि अमाइनो एसिड एक के बाद एक इस तरह से जुड़े हुए सीध में, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। वो क्या बनाता है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी बिल्कुल सीधे लाइन की तरह जुड़े हुए हैं प्रोटीन से। ये बिल्कुल सिंपल प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। फंक्शनल प्रोटीन हैव 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन। लेकिन जो फंक्शनल प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन काम करता है, काम करने वाला जो फंक्शनल प्रोटीन है, उसका 3 डायमेंशनल टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा 3 डायमेंशनल टाइप का, इस तरह का, देख रहे हो, 3D टाइप का, वो भी हम बताएंगे क्या होता है। सम प्रोटीन सच एज केराटिन
जैसे केराटिन है, आपके हेयर के अंदर, आपके बालों के अंदर एक प्रोटीन होता है, दैट इज केराटिन, कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज लाइक स्पाइरल हेलिक्स, जो इस तरह से अटैच्ड है, हेलिक्स की तरह, स्पाइरल की तरह। आपके जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड है वो इस तरह से कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइरल की तरह है। कौन से उसमें प्रोटीन में? केराटिन प्रोटीन के अंदर। और केराटिन कहां प्रेजेंट होता है? आपके बालों में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केराटिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट होता है? आपके नाखूनों में, आपके बालों में, ठीक है। चलो अब देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर देख लो। यहां पर देखो ये रहे अमीनो एसिड, ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाइए, ठीक है। 1 2 3 4 सब मिले हुए हैं ना, तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाइए आपकी। ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है? देखो एक के बाद एक, देखो एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये किससे जुड़े हुए हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो देखो ये हल्का सा इन्होंने क्या बना लिया? हल्का से ट्विस्ट हो गए। देखो हल्का से क्या हो गया? ट्विस्टिंग आ गई इनके अंदर, यानी कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, ट्विस्टिंग हो गई, प्लस साथ में क्या हो गया? एक शीट लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया। सही है, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ऐसे पिचका हुआ था शीट की तरह स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है। सही है, देखो ऐसे करो, इसको देखो, जैसे ये है ना, इसको मैं हल्का सा ऐसे शीट की तरह कर दूं, देखो इसको मैंने हल्का सा शीट की तरह कर दिया, तो इस तरह का देखो नजर आ रहा है मुझे, समझ गए? तो अल्फा बीटा प्लेटेड शीट हो गया। ये किसकी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना। अब देखो टर्शरी में क्या है कि ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो देख रहे हो, 3 डायमेंशनल टाइप का स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक दूसरे में घुमा हुआ है। सही है, तो ये क्या है? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर भी है और शीट लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, ठीक है। और आखिर में क्या है आपका? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और प्लस यूं कहो कि टर्शरी अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बन गए? क्वाटरनरी बन गए। सही है, ये देखो इसमें 2 सब यूनिट हो गई, एक सब यूनिट ये रही और दूसरी सब यूनिट ये रही अमीनो एसिड, इसकी क्या कहते हैं? प्रोटीन की। तो यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर जो है आपका, प्राइमरी से लेकर क्वाटरनरी यानी कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक, जो कि फंक्शनल होता है, ठीक है। देखो जरा अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सच स्पाइरल्स आर इन सम केसेस राइट हैंडेड कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। देखो जो स्पाइरल है, ये देखो स्पाइरल है ना, जो अगर राइट हैंडेड है, कैसा है? राइट हैंडेड। देखो राइट हैंडेड है तो क्या है? अल्फा हेलिक्स। देखो इस तरह का बना रहा है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। हेलिकल मतलब थोड़ा घुमा हुआ सा स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्फा हेलिक्स बनाता है। इन अदर लेफ्ट हैंडेड कॉल्ड बीटा हेलिक्स। और अगर लेफ्ट हैंडेड है, अगर लेफ्ट हैंडेड अगर उल्टा बना रहा है यहां से, तो क्या है? बीटा हैंडेड है। सही है, बीटा हेलिक्स अगर लेफ्ट हैंड। देखो राइट हैंडेड तो हमारा ये होगा, राइट की तरफ अगर जाएगा, यानी कि राइट हैंड अगर इस तरह से बना रहा है, और अगर इस तरह से बना रहा है तो क्या है आपका? बीटा हेलिक्स, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट कॉन्फॉर्मेशन के चक्कर में हमने थोड़ा सा इसे अलग कर दिया है। द स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो अब इसमें स्पाइरली, इसमें क्या हो रहा है? ये स्पाइरल आपको नजर आ रहा है, तो इसके बीच में भी तो बॉन्ड्स बनने होंगे ना कुछ, जो एक दूसरे को साधे हुए हैं, ताकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़े ना। ये जो घूमा हुआ है इसका स्ट्रक्चर बिगड़ा है ना, तो क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। देखो अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। लेकिन ये अल्फा हेलिक्स या बीटा हेलिक्स जब बनेगा ना, यानी कि थोड़ा स्ट्रक्चर को ट्विस्ट होगा अगर, है ना, तब क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके बीच में आ जाएंगे। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन आल्सो डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ इट्स बैंड और फोल्ड और द पोजीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द चेन और बिटवीन डिफरेंट चेन। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन के, देखो पॉलीपेप्टाइड चेन के तो बने हुए हैं, यानी कि देखो इसमें क्या है? अमीनो एसिड्स ही तो हैं। तो कौन सा अमीनो एसिड है कि जहां पर बेंडिंग होगी, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड है जो इसमें घुमाव पैदा करेगा? तो ये भी ये भी बात जो है वो फिक्स होती है कि भाई अगर ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड आ रहा है तब यहां पर फिर बेंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या फिर ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड पे डिफरेंस, ये चीज जो है वो मैटर करती है, ठीक है। चलिए डिटरमाइन करती है द लोकेशन। देखो लोकेशन क्या है? बेंडिंग की लोकेशन, या फिर अगर फोल्डिंग हो रही है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर फोल्ड हो रहा है, तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन पर। किसके अमीनो एसिड की पोजीशन पर, प्लस अमीनो एसिड पर के कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये भी बताएगा हमें कि हाइड्रोजन कहां पर बनेगा, समझ गए, चेन के अंदर। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पेप्टाइड चेन अज्यूम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो नॉर्मल आपको क्या था, जिसके अंदर देखो अमीनो एसिड्स हैं, और ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। अब देखो इसी को अगर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इसी को अगर मैंने इस तरह से घुमा दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, इसी को जब मैंने घुमा दिया तो देखो यहाँ बीच में क्या है? बॉन्ड बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। प्राइमरी तो बिल्कुल सीधा था चेन की तरह, ये थोड़ा सा चेन को मैंने मोड़ दिया है, हल्का सा बेंड कर दिया है, और आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है।
चलो अभी देखो, इन सम प्रोटीन्स 2 और मोर पेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर। देखो कुछ प्रोटीन में एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन है, यानी कि देखो एक पेप्टाइड चेन अब यहीं से जुड़ी होगी दूसरी पेप्टाइड चेन, या फिर यहां से तीसरी पेप्टाइड चेन, तो ये एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन। देखो एक ग्रीन में एक नजर आ रही है चेन, रेड में दूसरी नजर आ रही है, पिंक एक है, ब्लू एक है, ये क्या है? पेप्टाइड चेन ही तो है ये, सही है, बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये सब जुड़ी होती हैं किससे? इनके बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्लेटेड शीट। इसे हम क्या कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को, कि जिसके अंदर एक से ज्यादा चेन्स जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं, उसे हम कहते हैं प्लेटेड शीट। प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर। कहां पाया जाता है प्लेटेड शीट? जो सिल्क फाइबर का जो प्रोटीन है उसमें पाया जाता है। इन लार्ज प्रोटीन सच एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहां है? मायोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? आपकी स्किन के अंदर है ना, मसल्स में। मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स पेप्टाइड चेन आर मच लूप्ड, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें लूपिंग होती है, इस तरह की लूपिंग बहुत ज्यादा होती है, ट्विस्टिंग होती है, यानी मोड़ा होते हैं, लूपिंग होती है और ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, एंड फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग बैक। देखो ये लूपिंग है, ट्विस्टिंग है, फोल्डिंग बैक आपको इस तरह का नजर आ रहा है स्ट्रक्चर ऑन देमसेल्फ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सल्फर से सल्फर मिलते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो यहां पर हमारा क्रिएट होता है। कब क्रिएट होता है? जो लार्ज प्रोटीन होते हैं। देखो अब इस देखो, अभी 3 बॉन्ड के जिक्र हो गया। एक हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे कि अमीनो एसिड से अमीनो एसिड जुड़ता है। दूसरा आ गया जब हम उसको स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स जब हम करेंगे, जब हम उसे घुमाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मतलब कि उसे जो चेन है उसको घुमाएंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, बेंड करेंगे, तो अमीनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसे हम और फर्दर ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, तब क्या है यानी कि और ज्यादा बड़ा जब प्रोटीन हो जाएगा तब क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का वो हो जाएगा आपका फॉर्मेशन, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड है जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है, जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका मिथियोनिन है ना, ये मैं बताऊंगा, ये अलग अलग अमीनो एसिड, मिथियोनिन होता है ना, सिस्टीन होता है, सिस्टीन है, ये अमीनो एसिड्स के नाम है, सिस्टीन है। इनके पास क्या है? इनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है, तो ये सल्फर जो है, मान लीजिए कि एक चेन ये है आपकी, ठीक है, और एक चेन यहां पर ये निकल रही है, ठीक है। मान लो कि यहां पर S कंटेनिंग है, यहां पर S कंटेनिंग है, यानी कि मान लो ये मिथियोनिन है और ये क्या है? सिस्टीन है। तो देखो ये S और S मिलकर क्या बना लेंगे? ये बॉन्ड बना लेंगे, समझ गए? तो ये जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। सच लूप्स एंड बैंड्स गिव द प्रोटीन अ टर्शरी स्ट्रक्चर। तो जब डाइसल्फाइड बॉन्ड की प्रेजेंस हो गई और जब ये लूप और ये बेंडिंग जो ट्विस्टेड जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। वेयर एज इन हीमोग्लोबिन, आपके जो ब्लड के अंदर होता है, मतलब आरबीसी के अंदर जो रेड पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी। देखो इसमें क्या है? 4 इसमें पॉलीपेप्टाइड है आपकी, और ये ट्विस्टेड भी हैं, बेंड भी हैं, सही है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आपको पाए जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड तो इसमें होंगे ही होंगे, प्लस साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, बीटा चेन है इसके पास, है ना, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, बीटा चेन है और अल्फा चेन है। यानी कि देखिए अल्फा चेन अपोजिट जो है अल्फा चेन लगी हुई है और अपोजिट यहां पर ऊपर नीचे बीटा चेन लगी हुई है, ठीक है। आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। अब देखो हीम ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हीम ग्रुप का मतलब क्या है? मतलब आयरन कंटेनिंग ग्रुप, है ना, आयरन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है किसके अंदर? किसके अंदर? आपका बीटा चेन के अंदर, ठीक है। या फिर यूं कहो कि इस पूरे के पूरे किसके अंदर? जो आपका हीमोग्लोबिन जो है आपका, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन ही तो है, सही है। रेड पिगमेंट प्रोटीन का ही तो स्ट्रक्चर है ये, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलो देखो जरा स्ट्रक्चर, देखो मैंने बताया था अमीनो एसिड, बिल्कुल प्राइमरी अमीनो एसिड कैसा होता है? सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड। देखो ये अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं एक साथ, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं रिपीट करा रहा हूं, किससे जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अब सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं तो लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिक्स और शीट, यानी कि इसकी ही आप थोड़ी सी और फोल्डिंग कर दो तो देखो या तो हेलिक्स बना लेगा ये इस तरह से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, या फिर क्या बनाएगा इस तरह से। इसी हेलिक्स को आप अगर इस तरह से देखोगे ना तो ये शीट बना लेगा, जैसे रिबन लाइक होती है ना, रिबन जो होती है, रिबन आप देखते हो ना, रिबन को थोड़ा सा ऊपर से देखोगे रिबन को तो इस तरह की तो नजर आएगी आपको। तो क्या है, हम क्या कहते हैं? बीटा प्लेटेड शीट। और ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट कहां फॉर्म होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो बीटा प्लेटेड शीट है आपकी, इसमें और ज्यादा फर्दर बॉन्डिंग जो है आ जाती है। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। ये क्या है? 3 डायमेंशनल हो गया। देखो पीछे की तरफ है, आगे की तरफ हमें नजर आ रही है बीटा प्लेटेड शीट, यानी कि क्या है? क्या स्ट्रक्चर हो गया ये? 3D स्ट्रक्चर आ गया। अभी तक ये 2D स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये क्या है?
3D स्ट्रक्चर आ गया, फोल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रोटीन ड्यू टू साइड चेन इंटरेक्शन। इसमें क्या है, साइड वाइज जो है वो इंटरेक्शन होगा, यानी कि साइड साइड में जो चेन है वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब इंटरेक्ट कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, समझ गए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सही है, अब देखो, अब यहाँ पे ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्या बन गया ये पूरा का पूरा आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंसिस्टिंग मोर देन वन अमीनो एसिड चेन। इसके अंदर क्या है, एक से ज्यादा चेन है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो एक ही अमीनो एसिड की चेन चल रही थी। ठीक है, बट इसमें क्या है कि मान लो कि इस तरह के 2-3 स्ट्रक्चर जोड़ दिए हैं आपने एक साथ। ठीक है, यानी कि आपने टर्शरी प्रोटीन उठाए हैं 2-3 और एक साथ मिला दिया है, तो वो क्वाटरनरी बन गए, यानी कि एक से ज्यादा आपकी जो चेन्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर है इसका, इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर। प्रोटीन्स जो हैं अलग अलग कंपाउंड के साथ, मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं लेकर अपने बिहेवियर को लेकर, यानी कि इन्हें पता है कि एसिडिक अगर मीडियम है तो वहां पे कैसा बिहेवियर शो करना है, बेसिक मीडियम है वहां पे कैसा बिहेवियर शो करना है। तो प्रोटीन्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर बिहेवियर एंड वेरी रिएक्टिव एज वेल। प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि दे एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। आपने बचपन में पढ़ा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, वो मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों से दोनों में क्या कहते हैं, यूटिलाइज किए जा सकते हैं, दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो उसी बात से याद रखना, एम्फोटेरिक प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, दे कैन एक्ट एज एसिड और दे कैन एक्ट एज बेसिस, यानी कि बेसिक प्रोटीन और एसिडिक प्रोटीन्स। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन्स इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच। समझ गए, यानी कि जो पीएच होता है, यानी कि एसिडिटी है या बेसिसिटी है, इस बात पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है प्रोटीन का बिहेवियर, कि प्रोटीन किस तरह का कैसा बिहेव करेगा, अपना काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा पीएच पर, पीएच ऑफ द मीडियम, क्या जो सॉल्यूशन है जिसमें हम प्रोटीन डाल रहे हैं, अब जहां पर भी हमने प्रोटीन को इंसर्ट किया है तो वहां पर पीएच जो है वो किस तरह का है। लाइक अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर डाइपोलर आयंस and the isoelectric point, that is the sum of the positive charges is equal to the sum of the negative charges and the net charge is 0। ठीक है, तो प्रोटीन के ऊपर देखो चार्ज प्रेजेंट होता है, सही है, प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज भी प्रेजेंट होता है, सही है, तो दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब चार्ज होता है तो वो क्या बनाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि यूं कहो कि टोटल जो चार्ज है प्रोटीन पे, देखो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है, उन पर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या है कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ना, वो क्या होता है प्रोटीन का, कि सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस, यानी कि जो नेट चार्ज जो होना चाहिए प्रोटीन पे 0 होना चाहिए, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है प्रोटीन का क्या है, वो पॉइंट है कि जहां पर नेट चार्ज जो है प्रोटीन का 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये चीज जो है जस्ट डेफिनेशन आपको पूछ ली जाती है कि बताइए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम किसे कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन का वो होता है कि जहां पर प्रोटीन का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा नेगेटिव चार्ज मिलकर जो नेट चार्ज हो जाता है वो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट चार्ज जो है कैसा हो जाता है, 0। दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर आपके प्रोटीन का नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस को कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, उस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर डाइपोलर आयन, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं। द आयनिक ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय साइड चेन्स ऑफ द पॉलीवैलेंट अमीनो एसिड्स। देखो अब ये आयनिक ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, वो कहां से आता है, वो प्रोटीन की जो साइड चेन होती है ना, जहां पर पॉलीवैलेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, वहां पर आता है। यानी कि ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंसी थोड़ी सी आगे ऊपर नीचे शिफ्ट करती रहती है, यानी कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स वो दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, यानी कि अब वो आयनिक हो गए। समझ गए। अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक अमीनो एसिड सच एज लाइसिन। अब देखो ये प्रोटीन, ये किसके नाम है, अमीनो एसिड के नाम है, और ये कौन सा अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। तो ये याद रखिएगा कौन सा बेसिक कौन सा एसिडिक। एंड आर्जिनिन, ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, ये प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक, जो बेसिक अमीनो एसिड हैं, ये जो प्रोटीन में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से तो मिलकर प्रोटीन बना है। तो लाइसिन और आर्जिनिन एग्जिस्ट एज कैटायन। तो देखो क्या है, ये बेसिक है, तो ये क्या है, ये किस तरह का बिहेव करते हैं, ये कैटायन का, यानी कि इनके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज। एंड बिहेव एज बेस एट द फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ 7.4। और कौन से पीएच पर प्रोटीन्स को रखा जाता है, मेनली जो पीएच जो होता है क्या होता है, 7.4। अब आप जानते हैं कि पीएच जो है क्या है भाई, पीएच 0, 7 और 14 इसके बीच की वैल्यू होती है ना। अगर इससे कम है, 7 से कम है, तो यानी क्या है यहाँ पे पूरा मामला एसिडिक।
अगर 7 से ज्यादा है तो क्या है, बेसिक। ये चीज तो आपको पता होगी, ठीक है। तो ये क्या है, 7.4 यानी हल्का सा बेसिक पीएच के अंदर ये प्रोटीन जो है वो रहता है, काम करता है, ठीक है। तो सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड बेसिक प्रोटीन। तो इस तरह के प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, बेसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं, क्योंकि देखो इनका पीएच किस में काम कर रहे हैं, 7.4 के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हल्की सी बेसिसिटी के अंदर। अब देखो हिस्टोन्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन। अब देखो जो हिस्टोन्स होते हैं ना, न्यूक्लियोप्रोटीन के जो हिस्टोन्स होते हैं, यानी कि हिस्टोन क्या होते हैं, जैसे हम डीएनए जब हम पढ़ेंगे ना, डीएनए की रैपिंग जो होती है, अरे क्रोमोसोम बनता है तो डीएनए जो है ना रैप होता है किस पर, एक पर्टिकुलर प्रोटीन पर रैप होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। जो आपके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, या हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, सही है, यानी कि जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन बहुत ज्यादा कंडेंस्ड है। तो जब कंडेंस्ड है तो उसे किस पे, जो धागे की तरह लिपटा हुआ है किसी पर, जैसे चरखी पे हम लिपटाते हैं ना, धागा जो है लिपटता है उसको, तो इसी तरह जो धागे ऊपर एक प्रोटीन पे लिपटा हुआ है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, जो उसको रैपिंग का काम कर रहा है, कंडेंसेशन का काम कर रहा है, किसके, क्रोमैटिन के, क्रोमैटिन थ्रेड के, यानी कि आपके डीएनए के, सही है। तो वो जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, वो किस तरह का प्रोटीन है, वो बेसिक है। किस तरह का प्रोटीन है, बेसिक है, सही है। उस पर कौन सा चार्ज है, उस पर लाइसिन और आर्जिनिन है, उस पर कौन सा चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है उस पर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन पर। क्यों, क्योंकि डीएनए पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो डीएनए की फॉस्फेट बैकबोन होती है, अगर आपने पढ़ा हो, याद हो, वैसे मैं भी आपको बताऊंगा, अभी आगे हम डीएनए भी पढ़ेंगे, तो ये क्या है, प्लस और माइनस ये अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसीलिए वो रैप होकर रहता है, यानी कि उससे चिपक के रहता है डीएनए हिस्टोन से। क्यों, क्योंकि हिस्टोन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए की बैकबोन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जो डिफरेंट चार्ज होता है वो क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, जो सेम चार्ज होता है वो हमेशा रिपेल करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अ प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन एन अनायन। अगर देखो, अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एनायन से रिच होगा वो, एंड बिहेव एज एन एसिड, और वो किस तरह का बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एसिडिक प्रोटीन्स। वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स आर एसिडिक प्रोटीन। जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे एल्ब्यूमिन है आपका, है ना, और क्या कहते हैं आपका फाइब्रिनोजन है, ये सब क्या है, ये सब मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर एनायनिक प्रोटीन, और वी कैन से एसिडिक प्रोटीन, सही है। चलो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसे हमने क्लासिफाई करे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। स्ट्रक्चर के बेसिस पर सबसे पहले क्या है आपके, सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमीनो एसिड, यानी कि सिंपल प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे तब क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड सीधे निकलेंगे, क्योंकि देखो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड। जब हम इसे तोड़ेंगे बॉन्ड को तो क्या निकलेगा, सिर्फ अमीनो एसिड्स आएंगे हमारे हाथ में, ठीक है। दीज आर सॉल्युबल इन 1 और मोर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ये दे कैन बी सॉल्युबल, 1 और मोर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकते हैं। सिंपल प्रोटीन्स मे बी सॉल्युबल इन वाटर। जो सिंपल प्रोटीन्स हैं आपके ये, जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड निकल रहा है टूटने के बाद, दे कैन बी सॉल्युबल इन वाटर। हिस्टोन्स जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं आपके, आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल। हिस्टोन्स जो हैं वो भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, यानी कि जब हम हीट करेंगे उसको तो वो कोगुलेट नहीं होगा, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, ठीक है, सॉल्युबल रहेगा। लेकिन एल्ब्यूमिन्स आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर बट दे गेट कोगुलेटेड ऑन हीटिंग। देखो, लेकिन एल्ब्यूमिन की क्या बात है, एल्ब्यूमिन कहां होता है, हमारे ब्लड में रहता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन क्या है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, बट इट इज कोगुलेटेड, यानी कि जब हम मान लो हमने वाटर के अंदर इसे घोल दिया, फिर हम उस वाटर को जब गर्म करेंगे ना, तो ये एल्ब्यूमिन जो है वो सब क्या है, एक दूसरे से चिपक जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, चिपक जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। एल्ब्यूमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जांपल एग एल्ब्यूमिन, एग के अंदर होता है। सीरम एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड में रहता है ना। लेग्यूमिलिन ऑफ पल्सेस, पल्सेस के अंदर भी होता है, ये भी क्या है, एल्ब्यूमिन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन का एक टाइप है लेग्यूमिलिन, जो लेग्यूम्स में होता है, बेसिकली पल्सेस के अंदर होता है, दालों के अंदर पाया जाता है। हम कहते हैं ना दाल खाना चाहिए, दाल में प्रोटीन होता है, तो वो यही प्रोटीन है, सही है। चलो अब जरा ये देखो, सिंपल वाला हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। कौन से कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन यूनाइटेड विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। देखो एक प्रोटीन है पूरा अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है, प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे, एक नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर से। यानी कि एक सिंपल प्रोटीन अगर हम बनाएंगे और ये प्रोटीन किससे मिल गया, ये एक नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर से जुड़ गया। देखो मैंने एक नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। तो द नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इस नॉन प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अमीनो एसिड्स का नहीं बना हुआ, जो कि नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस और दैट ग्रुप इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। हम कहते हैं ना प्रोस्थेटिक
हैंड या प्रोस्थेटिक लिम्ब, जैसे जिनका हाथ या पैर कट जाता है तो वो एक नकली जो प्लास्टिक का सा हाथ लगा लेते हैं, दैट इज प्रोस्थेटिक, ठीक है, यानी कि अलग से आपने लगाया है, वो अपने असल बॉडी का पार्ट नहीं है। जैसे मान लो मेरी बॉडी पूरी प्रोटीन है, मेरा हाथ अगर कट जाता है तो मैं एक नकली हाथ लगा लूंगा, तो दैट हाथ इज प्रोस्थेटिक, वो असल में उसका नहीं बना हुआ है कि जिसकी मेरी बॉडी बनी हुई, यानी कि अमीनो एसिड का नहीं बना हुआ, ठीक है, वो एक अलग है, नॉन प्रोटीन है, समझ गए, तो दैट इज प्रोस्थेटिक। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, क्या होता है जरा याद करो क्या होता है हीमोग्लोबिन में, जरा सोचो क्या होता है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। ग्लोबिन इज द प्रोटीन एंड द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो समझ गए, सोच लिया था, 1 सेकंड का टाइम दिया था मैंने सोचने का। चलो, जो ग्लोबिन है ना, जो हमने देखा था हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन है, वो आपने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखा था, ये रहा, दिस इज ग्लोबिन, है ना, और इस ग्लोबिन के अंदर जो ये जो लग रहा है आपका, थोड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको आयरन, ठीक है, यानी कि जो हीम है, आयरन कंटेनिंग ग्रुप, यानी जो हीम है, दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पर ये क्या है, ये है भाई साहब प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि आयरन है, जाहिर सी बात है, जब आयरन है तो अमीनो एसिड का क्यों बना होगा ये, है ना, तो अमीनो एसिड का बना हुआ नहीं है, लेकिन प्रोटीन के अंदर इंसर्टेड है, प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है, हीम नाम से मतलब क्या है, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, इसका प्रोटीन है, दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन, सही है। सिमिलरली न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैव न्यूक्लिक एसिड्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, जो भी हम देखेंगे अभी न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। ऑन दिस बेसिस प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोप्रोटीन। देखो ग्लाइकोप्रोटीन आप जरा उसकी याद करो, क्या कहते हैं, जो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ग्लाइकोप्रोटीन्स थे। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच था प्रोटीन के साथ, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ पे, प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ ना, सही है। म्यूकोप्रोटीन्स आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल म्यूसिन ऑफ सलाइवा एंड हेपरिन ऑफ ब्लड। हेपरिन ब्लड के अंदर हेपरिन रहता है, प्रोटीन है एक, ठीक है, और म्यूसिन कहां रहता है, आपका सलाइवा में रहता है। लिपोप्रोटीन्स क्या है, ये लिपिड प्लस प्रोटीन है। लिपिड क्या है, फैटी सब्सटेंस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फाउंड इन ब्रेन, कहां पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपके लिपोप्रोटीन्स पाए जा रहे थे, ठीक है, और मिल्क के अंदर भी पाए जाते हैं लिपोप्रोटीन, यानी ऐसे प्रोटीन जो कि फैट के साथ अटैच रहते हैं। तो जो फैट वाला है, यानी कि जो लिपिड वाला कंटेंट है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, समझ गए। चलो अब अगले हैं आपके डिराइव्ड प्रोटीन्स, यानी ऐसे प्रोटीन जो थे नहीं, जो ड्राइव किए गए हैं, बनाए गए हैं। दीज प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, है ना, ये नेचुरली तो प्रेजेंट नहीं रहते, कुदरती नहीं है, बट these proteins are derived from native protein molecules on hydrolysis। लेकिन ये जो मौजूद हैं प्रोटीन, उन प्रोटीन्स को तोड़ मरोड़ के उनसे बनाए गए हैं ये वाले प्रोटीन्स, समझ गए, ऑन हाइड्रोलिसिस। जैसे कि मेटा प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टोन्स आर ड्राइव्ड प्रोटीन। जो पेप्टोन्स होते हैं क्या है, ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं, क्या है, ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये हमने प्रोटीन का एक पूरा का पूरा चार्ट यहां पर प्रेजेंट किया है, जिसमें क्या है, आपके कुछ एग्जांपल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। जरा देखो गौर से, इसको समझने की कोशिश करो, और ये एक बार जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो हमने क्या पाया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टरनरी, हमने पढ़ लिया। क्वार्टरनरी में क्या था आपका, हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल था, इंसुलिन आपका एग्जाम्पल था, है ना। इंसुलिन जो होता है, क्या होता है इंसुलिन, इंसुलिन क्या है भैया, व्हाट इज इंसुलिन, सोचिए जरा क्या है इंसुलिन। अरे इंसुलिन एक हार्मोन है ना, कहां से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है ना, हाँ पेनक्रियास से निकलता है। क्या करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म देखता है। इंसुलिन अगर नहीं निकलता तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, आपके ब्लड के अंदर शुगर जो है वो मेंटेन नहीं रहती, तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को, ताकि ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहे। चलिए खैर, हीमोग्लोबिन है, आप जानते हैं आरबीसी के अंदर होता है। ये किस तरह का है, ये क्वार्टरनरी है, ठीक है, यानी कि मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। चलो अब जरा और देखो, अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमने देखा था अल्फा हेलिक्स है, जैसे कि मायोसिन और केराटिन, ये कैसा प्रोटीन है जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है, और ये सेकेंडरी प्रोटीन है। देखो ये इससे बहुत इजी, हर पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कहीं से कुछ भी इस चार्ट के अंदर से कम से कम 15 सवाल बन जाएंगे आराम से एमसीक्यू, और ऐसे 15 सवाल कि आप जब तक इसे नहीं पढ़ोगे कायदे से आपको समझ में नहीं आएगा, सही है, ट्विस्टिंग सवाल बन सकते हैं। तो देखो सेकेंडरी प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर अल्फा हेलिक्स है तो वो क्या है, एग्जांपल क्या है, मायोसिन और केराटिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर बीटा हेलिक्स है और प्लेटेड शीट भी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सिल्क फाइबर के अंदर, सिल्क फाइबरिन जो है आपका प्रोटीन होता है सिल्क वाला,
सिल्क के फाइबर में जो प्रोटीन होता है तो उसमें बीटा प्लेट शीट होती है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। चलो सही है। अगला हम देखते हैं जरा, अगर कोलेजन हेलिक्स है, ठीक है, तो कोलेजन फाइबर है, यानी कि थोड़ा सा और ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी कि दोनों मिल गए, अल्फा बीटा दोनों प्रेजेंट हो गए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कोलेजन फाइबर जो होता है आपका, ठीक है, यानी कि कोलेजन जो प्रोटीन है, ठीक है, जो मसल्स वगैरह में भी रहता है कोलेजन, तो वहां पर ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। चलो टर्शरी क्वाटरनरी हमने देख लिया। अब देखो ये वाली बात हमारी हो गई। अब हम देखते हैं जरा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी कि किस तरह का है, सिंपल है, कॉन्जुगेट है या ड्राइव्ड है। तो ड्राइव में तो हमने देखा था, देखो पेप्टोन्स और प्रोटियोज, यानी कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसे बनाया गया है, ठीक है, तो प्रोटियोज पेप्टोन्स, ठीक है, तो ड्राइव को मारो गोली। अब जरा सिंपल को देखो जरा, इसमें क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स है प्लस ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो देखो सिंपलेस्ट क्या है आपका, मायोसिन और केराटिन, यानी कि जो सिंपलर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखो ये मायोसिन और केराटिन ये क्या है, ये सिंपल है, ठीक है, और सेकेंडरी इनका अल्फा हेलिक्स वाले प्रेजेंट है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स है, मायोसिन और केराटिन, एंड दे आर सिंपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम ग्लोब्यूलर की बात करें, यानी कि थोड़े से ग्लोब्यूल टाइप के इसके अंदर अगर प्रेजेंट है, तो वो एल्ब्यूमिन और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन है आपके जो डीएनए रैपिंग में काम आते हैं, और एल्ब्यूमिन है आपका जो कि अलग अलग तरह का होता है, एग के अंदर भी होता है, हमारे ब्लड के अंदर सीरम एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ना, ग्लोब्यूलर यानी गुच्छे गुच्छे की तरह इसका स्ट्रक्चर है, सही है। चलो अब अगर हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं, जिसमें थोड़ा सा देखो, जिसमें अच्छा खासा मामला जो है वो फैला हुआ है, कॉन्जुगेट प्रोटीन, इसमें क्या है, कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या है कि जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब कि इसके अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, हिस्टोन्स और प्रोटेमाइंस, प्रोटेमाइंस और हिस्टोन्स, ये क्या है, ऐसे प्रोटीन जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड लगा हुआ है। म्यूकोप्रोटीन्स, ये क्या है आपका, ये क्या है, ओसियोम्यूकोप्रोटीन्स हैं आपके, क्या है, ओसियोम्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें म्यूसिन लगा हुआ है जो आपके स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लोबिन्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में रहते हैं कौन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोस्टेट ग्रुप क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोप्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, समझ गए। अच्छा, मेटलोप्रोटीन, जिसके अंदर क्या है, मेटल्स हैं, है ना, जैसे कि सेलुलोप्लाज्मिन है, ट्रांसफेरिन है, ये सब क्या है, मेटलोप्रोटीन्स। और लिपोप्रोटीन, इसमें क्या है आपके लिपोप्रोटीन के अंदर, क्या है, लिपोनेटलाइन है, ये क्या है, लिपोप्रोटीन, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि किसके अटैच है, लिपिड अटैच है इसके ऊपर, सही है। मेटलोप्रोटीन देखो, ये हमने ट्रांसफेरिन और ये देख लिया हमने सीरोप्लाज्मिन, है ना। ये क्या है, फॉस्फोप्रोटीन, यानी कि कैसीन ऑफ मिल्क। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन, जिसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है, क्या होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन, है ना। और एग योक के अंदर होता है, यानी कि जर्दी के अंदर अंडे की, वाइटलाइन प्रोटीन, कौन सा, वाइटलाइन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है प्रोटीन्स के बारे में, और प्रोटीन की कहानी आपकी खत्म। अब हम बात करेंगे आपकी न्यूक्लिक एसिड की, जरा पढ़िए क्या लिखा है जब तक हम पानी शानी। चलिए देखिए, अब देखें भाई क्या है इसकी कहानी। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है भाई, ये भी हमारे क्या है, देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर फैट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, अब चौथा है आपका न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ लेंगे, है ना। तो स्विस बॉटनिस्ट थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के, स्वीडन के, स्विट्जरलैंड बेसिकली, स्विस बॉटनिस्ट फ्रेडरिक मिशर, कौन, मिशर, 1869 की बात है, डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पस सेल। पस सेल जो पीप निकल जाता है ना, पस यानी कि सेल, हमारी स्किन जो है उसमें से क्या होता है, कभी कभी पस निकलता है सेल्स में से, है ना, जैसे फुंसी, फोड़े फुंसी निकल जाते हैं तो उसमें पस होता है, तो पस सेल से इन्होंने निकाला था। अब 1938 में इट बिकेम एविडेंट दैट न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखो ये जो उन्होंने निकाला था, यानी कि उन्होंने शुरुआत कर दी, इस पर रिसर्च होना शुरू हो गई, और इस पर रिसर्च होते होते अच्छा खासा वक्त बीत गया, और 1938 में ये पता चला हमें कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो हमें पता चल गए, सही है। अब डीएनए इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और जाहिर सी बात है डीएनए इज आल्सो फाउंड इन आवर न्यूक्लियस, ये भी सही बात है। चलो खैर, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डीएनए क्या है, वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन आ रही है वो थ्रू डीएनए आ रही है, क्योंकि डीएनए के अंदर प्रेजेंट है जीन्स, ठीक है। द न्यूक्लिक एसिड आर अमंग द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग बीइंग्स। न्यूक्लिक एसिड्स का जो साइज है वो जितने भी लिविंग बीइंग प्रेजेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। सबसे बड़ा अभी तक जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े उनमें सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है। दे कंटेन 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें न्यूक्लिक एसिड में 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं। एक होती है 5 कार्बन रिंग, 1 2 3 4 5, क्या है 5 कार्बन शुगर की रिंग होती है, जिसे हम कहते हैं बेसिकली जो है आपकी राइबोस शुगर। कौन सी शुगर है, राइबोस शुगर, तभी तो हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोस शुगर इसमें प्रेजेंट है। दूसरा है फॉस्फेरिक एसिड, है ना, यानी कि क्या प्रेजेंट है आपका, फॉस्फेट ग्रुप, क्या प्रेजेंट है आपका, फॉस्फोरिक एसिड है आपका, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, ठीक है। अब ये बेसिस क्या हो सकते हैं, ए टी जी सी, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अभी बताऊंगा, अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मैं सभी बताऊंगा आपको। अभी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जा रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, ये 3 चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। 3 ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लिक एसिड का। अब जरा देखो आगे की कहानी, अब आएगा मजा। देखो हमने एक बेसिक्स आपको वो दे दिया, फुलजन भाई साहब थे इन 1924 में। तो इन्होंने क्या शो किया, इन्होंने शो किया कि क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, डीएनए होता है, यानी कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन अभी डीएनए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ही एस्टैब्लिश दैट न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन 2 पिरिमिडीन, यानी कि साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड 2 प्यूरिन, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन बेसिस, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बताया था। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स, दूसरा होता है पायरिमिडीन। दूसरा क्या होता है, पायरिमिडीन, यानी कि बेसिस तो टोटल 4 होते हैं, लेकिन ये 2-2 के ग्रुप में कर दिए हैं। पहला है प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडीन, ठीक है। तो ए टी जी सी। तो देखो प्यूरिन्स के अंदर क्या है आपके, एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि ये कौन है, ये है आपके प्यूरिन, यानी कि ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, ये सब क्या है, प्यूरिन्स हैं। जो बेसिस हैं क्या है, प्यूरिन है ये, ठीक है। अच्छा, और हम पायरिमिडीन की बात करें तो ये क्या है, साइटोसिन एंड थाइमिन। देखो थाइमिन, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिन, ये सब क्या है, पायरिमिडीन, ठीक है। ये सब क्या है, पायरिमिडीन्स, ठीक है। अब देखो अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, और बस सुनते रहना गौर से। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये क्या है, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। विल्किंस ने क्या किया था और उनके कोवर्कर ने शो किया था कि जो प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडीन होते हैं, ये बेसिस आर प्लेस्ड रेगुलरली अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट द डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो प्यूरिन्स हैं, है ना, यानी कि जो आपके प्यूरिन्स और पिरिमिडीन है, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इनके अंदर वो बना हुआ है, क्या है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। जरा ये देखिए, ये देखो, ये एक डीएनए का लैडर है, देखो इस तरह का होता है आपका डीएनए। देखो दिस इज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, सही है। ये क्या है, ये इसकी बैकबोन है डीएनए की, देखो डबल हेलिक्स मॉडल है ना ये डीएनए का, यानी कि 2 हेलिक्स जो है वो मिले हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जी है और सी है, देखो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपका। जो टी और ए है, या फिर ए और टी कह सकते हो, ये हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, सब क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे, 34 नैनोमीटर। चलो खैर, नैनोमीटर में अगर रखोगे तो कंफ्यूज हो रहोगे, इसे जरूरत। चलो अब जरा ये देखो एक बार, एंगस्ट्रॉम में ही हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे सारे नोट्स एंगस्ट्रॉम में है, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें कन्वर्जन। डीएनए क्या है, देखो जी और सी इसके अंदर क्या है। अब जी सी हमने क्या पढ़ा था, जी सी हमारा क्या था, पिरिमिडीन था या फिर प्यूरिन था, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ए टी जी सी। तो जी और सी क्या था, ये एक प्यूरिन है, दूसरा क्या है, पिरिमिडीन है ना। जी और एक प्यूरिन है, दूसरा पिरिमिडीन है, सही है। जी किसका पार्ट है, प्यूरिन का, और पिरिमिडीन का कौन है आपका, सी, साइटोसिन। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो अच्छी बात है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है वो आपस में मिले होते हैं और प्लस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। कितना डिस्टेंस, 3.4
एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस, यही पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो देखो पर्टिकुलर एक सेम डिस्टेंस पर है ना, ये सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है ये, ठीक है। देखो सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो ये वाली बात तो हमने देख ली। देखो 0.34 नैनोमीटर, अगर हम नैनोमीटर में करेंगे तो 0.34 होगा, ना कि 34। मैंने यहाँ 34 लिखा था, वहीं कंफ्यूजन हो गया था। 0.34 नैनोमीटर में होगा, क्योंकि नैनोमीटर जो है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम बड़ी यूनिट है, नैनोमीटर बड़ी यूनिट है। इसे देखकर आप सोचिए क्या है, कौन सी बड़ी यूनिट है, कौन सी छोटी यूनिट है। अरे भाई एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर कौन सी बड़ी है, जरा सोचो। बेसिक मैथमेटिक्स उसमें उलझ रहे हो। चलो है, इधर आ जाओ वापस, मैं अभी बताऊंगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। प्लेस रेगुलरली अलोंग विद द डीएनए मॉलिक्यूल एट द डिस्टेंस ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम में ही याद रखो चीजें, क्योंकि सवाल एंगस्ट्रॉम में ही पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ, देखो डीएनए किसका बना हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल। इट इज पेंटोज शुगर ऑफ डीऑक्सीराइबोज टाइप। कैसी शुगर है, डीएनए के अंदर क्या है, राइबोज शुगर है, लेकिन उसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो उसे हमने क्या कह दिया, डीऑक्सीराइबोज शुगर कह दिया। और कैसी शुगर है ये, पेंटोज शुगर है। किस तरह की है, पेंटोज शुगर है। देखो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर है। फॉस्फेरिक एसिड होता है, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फेट, यानी कि PO4-, ठीक है, फॉस्फेट है यहाँ पर, फॉस्फेरिक यानी कि फॉस्फेट ग्रुप है। व्हेन इन केमिकल कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं, यानी कि दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड्स, ठीक है, या तो सिंगल रिंग वाला है या फिर डबल रिंग वाला है। अब सिंगल रिंग वाला, डबल रिंग वाला, ये प्योरीन्स और पाइरिमिडीन्स है, अभी हम देखेंगे कौन सा क्या है। प्रिंसिपली बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, पिरिमिडीन्स बेसिस और प्योरीन बेसिस, है ना। ATGC के बारे में भी हमने देखा था ना, प्योरीन और पाइरिमिडीन बेसिस जो होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो कि किसका पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि बेसिकली डीएनए का पार्ट है। हम डीएनए पढ़ रहे हैं ना। पिरिमिडीन बेसिस आर सिंगल रिंग। देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आपको याद रखनी है कि जो पिरिमिडीन बेसिस है, यानी कि पिरिमिडीन कौन से हैं, पिरिमिडीन वाले आपके कौन से थे, हमने कौन से देखे थे पिरिमिडीन बेसिस। देखो सिंगल रिंग होते हैं, मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे कि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल आर पिरिमिडीन्स। जो साइटोसिन है, थाइमिन है। अब देखो यूरेसिल, आप सोचेंगे यूरेसिल कहां से नया आ गया, अरे भाई ये प्रेजेंट होता है आपका आरएनए के अंदर। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो थाइमिन आरएनए के अंदर नहीं होता, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये वाली बात भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। प्योरीन आर डबल रिंग होते हैं। देखो पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो तो सिंगल रिंग होते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक सिंगल रिंग कंपाउंड है। और 2 रिंग मिलाकर क्या बनता है आपका, डाइसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन बेस, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। ये कैसे हैं, प्योरीन्स हैं, और ये क्या है, डाइसाइक्लिक है, यानी कि 2 रिंग वाले हैं। कैसे हैं, 2 रिंग वाले। और यही बात पूछी जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसाइक्लिक और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसाइक्लिक, ठीक है। या फिर ये पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन। ये बताओ पिरिमिडीन कौन सा है, प्योरीन कौन सा है। या फिर ये पूछा जाता है कि आरएनए में जो है वो किसका वो होता है, थाइमिन। आरएनए के अंदर जो थाइमिन की जगह प्रेजेंट होता है वो कौन है, प्योरीन है या पाइरिमिडीन है, यानी कि यूरेसिल की बात हो रही है यहाँ पर। ये भी मैं अभी जब आरएनए पढ़ाऊंगा ना तब उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। जरा देखो अब प्योरीन और पाइरिमिडीन आपके स्ट्रक्चर ये रहे आपके सामने। अभी जरा इन्हें एक्सप्लेन करता हूं, जरा रुक जाओ। एरविन शारगाफ, एक साइंटिस्ट थे शारगाफ, ठीक है। 1950 में इन्होंने एस्टिमेट किया था रिलेटिव अमाउंट ऑफ द 4 नाइट्रोजनस बेसिस। इन्होंने क्या बताया था कि कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, उसका नंबर क्या होगा। जरा ये हम अगर एस्टिमेट लगाते हैं तो वो किस हिसाब से हम नापेंगे उसे। जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये डीएनए के अंदर होंगे तो कितने प्रेजेंट होंगे, क्या इनका नंबर ऊपर नीचे होगा आपस के हिसाब से, मतलब अगर हम इनमें आपस में कंपैरिजन करें तो कितने कितने हो सकते हैं। They observed that the pyrimidine and purine always occur equal in amount. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि pyrimidine और purine जो है हमेशा, यानी कि pyrimidines जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे purines के। जितने purine होंगे उतने ही pyrimidine होंगे। इन्होंने ये वाली बात बताई पहली। They also found that the base ratio of A+T और G+C, यानी कि जो रेशियो निकाला इन्होंने, यानी कि A+T इन्होंने गिने, ठीक है, और डिवाइड किया उसे किससे, G+C से। May vary in the DNA of different groups of animals and plant, but A+T and G+C ratio remain constant for particular species. तो देखो ये क्या होता है, ये इन्होंने क्या देखा, ये किसी स्पीशीज के लिए, पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए क्या है, ये कांस्टेंट है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि जितने एडेनिन होंगे डीएनए के अंदर उतने ही कितने क्या होंगे, थाइमिन होंगे, ठीक है। जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, सही है। तो इन्होंने ये एस्टिमेशन किया कि जितना एडेनिन हमें पाया जाएगा उतना ही थाइमिन मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एडेनिन हमेशा प्रेजेंट होता है थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन की डबल बॉन्डिंग होती है। ये वाला सवाल भी पूछा जाता है
कि हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं आपके एडेनिन और थाइमिन के बीच में, तो कितने होते हैं, डबल होते हैं। और ग्वानिन जितने होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, यानी कि अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो साइटोसिन भी उसके साथ प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ग्वानिन अकेला नहीं रह सकता ना साइटोसिन अकेला रह सकता, ये हमेशा साथ में रहते हैं। और जब साथ में रहते हैं तो ये कितने बॉन्ड बनाते हैं आपस में, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल। और कौन से वाले बॉन्ड हैं ये, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर बेसिस जो आपके बेस होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, तो बेस पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग, देखो बेस पेयर है ना, एक पेयर दूसरा पेयर, बेस पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, तो अगर हम बात करें ए और टी, एडेनिन और थाइमिन जो हमेशा साथ में रहते हैं, तो ये एडेनिन और थाइमिन जो है इनकी जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का। ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा साथ में रहते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। यही इन्होंने बताया था कि अगर हम इनको गिनेंगे A प्लस टी अगर हम गिनेंगे, तो ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे G प्लस C के रेशियो, तो हमेशा रेशियो कांस्टेंट आएगा किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी में। और दूसरी बात क्या बताई थी कि अगर स्पीशी हम अलग करते हैं तो इनका रेशियो क्या है, अलग आएगा, ठीक है। यानी कि मान लो एक हम गिन रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, एक हम गिन रहे हैं रैट के अंदर, तो रैट के अंदर जो रेशियो है वो अलग आएगा, ह्यूमंस के अंदर अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। लेकिन एक रैट है और हमने दूसरा रैट ले लिया, अगर हम इन दोनों का गिनेंगे तो इन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि ये सेम स्पीशी है। ऐसे हम एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से गिनेंगे तो क्या आएगा, रेशियो सेम आएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि डीएनए कंटेंट जो है वो हर स्पीशी में कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर डीएनए कंटेंट ज्यादा है, मेरे भाई बहन में या पेरेंट्स में डीएनए कंटेंट कम है, या फिर जो और इंसान है ह्यूमन से उनके अंदर कम है डीएनए कंटेंट या मुझसे भी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है, ठीक है। तो यहां पर वो वाली बात इन्होंने बताई, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अब जरा इसको देखो थोड़ा सा कि जो प्योरीन्स हैं, क्या है आपके प्योरीन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन, ये इनका स्ट्रक्चर है। देखो ये क्या है, रिंग फॉर्म होते हैं, देखो डबल रिंग होती है ना इनमें, रिंग है, कैसी है, डबल है, डबल रिंग है। देखो एक रिंग और ये दूसरी रिंग आ गई आपकी, ठीक है, ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग आ गई आपकी, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन 6+5 मेंबर्ड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड विद अ pyrimidine रिंग फ्यूज्ड विद एन इमेडाजोल रिंग, ठीक है। इमेडाजोल रिंग जो इनकी रिंग है इसका क्या नाम है, इमेडाजोल रिंग के साथ ही अटैच्ड है, सही है। खैर प्योरीन्स आर डबल, क्या कहते हैं, डुअल रिंग, या यूं कहोगे बाईसाइक्लिक, और वी कैन से डुअल रिंग कंपाउंड्स। और क्या है, pyrimidine क्या है, वो सिंगल रिंग या फिर यानी कि मोनोसाइक्लिक, ठीक है। देखो ये एक ही रिंग का बना हुआ है, सिर्फ एक ही रिंग है, ये हो गया आपका साइटोसिन, ये हो गया थाइमिन। और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है किसमें, आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यानी कि देखो ये भाई साहब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर जो है देखो कितना ज्यादा सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये CH3 जो ग्रुप है ये यहाँ से एब्सेंट है, ठीक है। सिर्फ ये हट गया तो यही क्या बन गया आपका, यूरेसिल बन गया थाइमिन, ठीक है। ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, समझ गए। चलो अब जरा आओ मेन अपने डीएनए के स्ट्रक्चर पे, कि भाई जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आखिर क्या भला है और क्या नहीं है। जरा इसकी कहानी हम देखते हैं कि डीएनए क्या है यहाँ, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए इज वेरी लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट एक के नीचे यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए जो है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। द शुगर इज ऑलवेज डीऑक्सीराइबोज, देखो डीएनए तभी तो इसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसकी जो शुगर है उसके अंदर हमेशा एक जो ऑक्सीजन है वो गायब रहेगा, इसीलिए हम उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबो। यानी कि डीऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन गायब है यहाँ से। राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर है ना 5 कार्बन वाली, तो राइबोज है, ठीक है। एंड इट ऑलवेज ज्वाइन टू दी फॉस्फेट इन द सेम वे, और वो हमेशा फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा रहता है, फॉस्फेट से जुड़ा रहता है, ठीक है। सो दैट द लॉन्ग चेन इज परफेक्टली रेगुलर, इसी वजह से जो चेन है वो बिल्कुल उसका जो साइज है और वो क्या कहते हैं जो उसका स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, ठीक है, रेगुलर है बिल्कुल, सही है। रिपीटिंग द सेम फॉस्फेट शुगर सीक्वेंस ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि ये बार बार एक जो है मान लो ऐसा इस सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सही है। ईच शुगर ऑफ द शुगर फॉस्फेट चेन हैज अ बेस अटैच्ड टू इट एंड द बेस इज नॉट ऑलवेज द सेम, देखो। और जो हर शुगर है, देखो ये क्या है, ये आपका मैंने ये बना दिया, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ है क्या, आपकी जुड़ी हुई है आपका शुगर जुड़ी हुई है, ठीक है। और शुगर से यहां से क्या जुड़ा हुआ है आपका, एक बेस जुड़ा हुआ है, एनी बेस, ठीक है। तो ये है आपकी राइबोज शुगर है आपकी, ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है आपका, बेस जुड़ा हुआ है। देखो ये आपका फॉस्फेट और राइबोज ये तो सेम रहता है, ये तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये तो सेम रिपीट होते हैं, यही तो हमने पढ़ा था, रिपीट होते हैं, रिपीटेशन होता है इनमें। लेकिन ये जो भाई साहब है, ये जो नाइट्रोजनस ग्रुप है आपका, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये या तो ए हो सकता है या टी हो सकता है या जी हो सकता है या सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, जो हमने अभी पढ़ा ना एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनमें से कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। चलो
दिस यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये देखो वो यूनिट, यानी कि वो लाइन पूरी जिसमें के बेस भी प्रेजेंट है, राइबोस शुगर भी प्रेजेंट है और आपका फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट, तो ये तीनों मिलाकर ये जो यूनिट है क्या कहलाती है? दिस इज न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। द नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड। अब देखो द नाइट्रोजनस बेस और शुगर जो है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की, वो बनाती है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या बना है आखिर, हम देखते हैं आपसे। ये देखो ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, देखो इसे देखो, फॉस्फेट ग्रुप है आपका। दिस इज राइबोस शुगर एंड दिस इज बेस, साइटोसिन बेस। ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तो बनता है आपका तीनों मिलाकर, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप हो गया आपका, राइबोस शुगर हो गई आपकी, और आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया आपका। इन्हें मिलाकर क्या बना आपका? न्यूक्लियोटाइड बना। क्या बना? न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब अगर हम क्या कर देंगे, ये देखो नाइट्रोजनस बेस और शुगर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, अगर हम सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को रखेंगे, यानी कि हम सिर्फ इसे रखेंगे नाइट्रोजन बेस को और फिर शुगर रखेंगे ओनली, फॉस्फेट को हम कर देंगे बाहर, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, यानी कि इस पे सवाल बनता है एमसीक्यू, कहता है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या चीज नहीं प्रेजेंट होगी। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या चीज नहीं है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप बाहर है। ठीक है। या फिर ये कहो कि न्यूक्लियोटाइड में इनमें से क्या प्रेजेंट होगा, तो उसमें ऑप्शन होगा राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और आपका होगा आपका एनी न्यूक्लियोटाइड या फिर ऑल। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो सारी की सारी चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका नाइट्रोजनस बेस होगा और आपकी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी ओनली। सही है। तो ये वाली बात है। ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्स टू द डीएनए स्ट्रक्चर। ये देखो अगर हम इसको, इस स्ट्रक्चर को अगर हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखते हैं, तो देखो ये जो बैकबोन है ना, ये जो बोन आपको नजर आ रही है, दिस इज बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है। ये क्या है? ये है, ये है, देखो ये बैकबोन है आपकी। इस तरह से ये जो बैकबोन है डीएनए की, यानी कि फॉस्फेट की बैकबोन बनी होती है। किसकी है ये? फॉस्फेट की बैकबोन है। ठीक है। और फिर यहां से यहां की तरफ क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ क्या होता है आपका? जो शुगर है, राइबोस शुगर है। और देखो इसके बीच का डिस्टेंस जो है बराबर है ना, कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये क्या है आपका? एडेनिन। ये किससे जुड़ा हुआ है? थाइमीन से। किससे जुड़ा हुआ है? थाइमीन से। देखो इधर यहाँ क्या है आपका? देखो थाइमीन। देखो ये एडेनिन है, इधर क्या जुड़ा हुआ है? थाइमीन। देखो ये समझ लो कि इसी वाले को मैं जूम करके यहाँ पे देख रहा हूँ, इसी वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे जूम करके देख रहा हूं। तो देखो यहाँ पे थाइमीन जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कौन? ए और टी, यानी कि एडेनिन और थाइमीन। अब देखो ये कैसे भी जुड़ा हो सकता है, ये टी और ए से भी जुड़ा, ऐसे भी जुड़ा होता है, टी ए हो गया या फिर ए टी हो गया, लेकिन कभी ए और जी नहीं होगा या फिर टी या सी नहीं होगा। ठीक है। अगर होगा तो वो क्या हो? वो म्यूटेशन हो जाएगा, उसमें वो अलग और दूसरे स्पेसिफिक वो होते हैं आपके तरीके जिससे ऐसा हो सकता है, बट वो चीज जो है नेचुरली नहीं होती और ना होनी चाहिए, अदरवाइज डीएनए में दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है। चलो तो देखो ए और टी किससे जुड़े हुए हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे देखते हैं, देखो साइटोसिन है और ग्वानिन है आपका। तो देखो यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर राइबोस शुगर है और यहाँ पे आके आ गया आपका साइटोसिन आ गया, यानी कि पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है दूसरे साइड के न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। तभी तो क्या है? डबल हेलिक्स है ना, दो हेलिक्स, डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो एक हेलिक्स दूसरा हेलिक्स। तो पहला जो हेलिक्स बना आपका, यानी कि पहला जो हेलिक्स बना है वो क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, फिर राइबोस शुगर है, फिर आपका नाइट्रोजनस बेस है। फिर दूसरा हेलिक्स बना आपका, यहाँ पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, फिर यहाँ पे क्या है? राइबोस शुगर है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजनस ग्रुप है। तो यहाँ पे ये दोनों मिले हुए तब जाके आपका पूरा डीएनए बना। देखो तब जाके आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो ऐसे ही जो जी और सी के से जुड़े होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कहां पे प्रेजेंट? जी और सी के बीच में, या सी और जी के बीच में, आप कह लो, एक ही बात है। ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी और वही चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें समझ में आ गई, किसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। दस न्यूक्लियोसाइड डज नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। देखो न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। 4 types of nucleoside are found in DNA molecule. In a nucleoside, nitrogenous basis is attached to the first carbon atom C1 of the sugar, and when a phosphate group gets attached with that of carbon C5 atom of the sugar molecule, a nucleotide molecule is formed. ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो है किस तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट। अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडेनिन लगा हुआ है तो वो एक तरह का हो गया, अगर उसके अंदर ग्वानिन लगा हुआ है तो दूसरी तरह का, अगर साइटोसिन लगा हुआ है वो तीसरी तरह का, अगर उसके अंदर थाइमिन लगा हुआ है तो चौथी तरह का। तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हो गए हमारे। ठीक है। और क्या है आपका? जो न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो अटैच होता है किससे? पहले कार्बन एटम से शुगर के। जो शुगर है ना,
राइबोस शुगर जो है, जो राइबोस शुगर है, देखिए जरा गौर से, ये क्या है? राइबोस शुगर है। ये क्या है आपकी? राइबोस शुगर है। ठीक है, तो इसके पहले कार्बन एटम से देखो यहां से अटैच है ना, यहाँ पे पहला कार्बन है। क्या है? पहला कार्बन है। टोटल 5 कार्बन का बना हुआ है ना, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 में से जिसमें तो जो पहला जो कार्बन है जो ये वाला है, तो इससे अटैच है कौन? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, पहला जो आपका है। सही है, और आपका जो 5 में से कौन अटैच है? देखो 1 हो गया, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखो नंबरिंग गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 1 मिनट। हाँ, अरे ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ी है। तो 5th कार्बन पे क्या होता है? देखो ये 5th कार्बन और ये 1st कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दिया। 5वें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका? फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो C1 से कौन जुड़ा हुआ है आपका? पहले कार्बन से आपका शुगर से, पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस, और व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज गेट अटैच विद दैट ऑफ कार्बन C5, 5वें कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है आपका? फॉस्फेट ग्रुप। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑफ एटम ऑफ शुगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। चलिए, हाँ अब जरा ये देखो थोड़ा सा, ये देखो शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपकी ये रही, जिसके अंदर राइबोज और फॉस्फेट की बनी हुई है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस आपके ये रही आपके प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो व्हाट इज मेजर ग्रुप, व्हाट इज माइनर ग्रुप। ये देखो मेजर और माइनर ग्रुप क्या होते हैं? जो आपके डीएनए जो घूम रहा है, देखो ये डीएनए इस तरह का स्ट्रक्चर है, वो घूमते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, देखो ये घूम रहा है ना, तो देखो यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, हल्का सा नजर आ रहा है ना, तो इस ग्रुप को यानी कि इस घुमाव यहाँ पे जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनर ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं? माइनर ग्रुप कहते हैं, माइनर ग्रुप कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? मेजर ग्रुप कहते हैं। देखो दिस इज मेजर ग्रुप, ये क्या है? मेजर ग्रुप है, और ये क्या है आपकी? माइनर ग्रुप है। समझ गए? अच्छा देखो, अब दो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस क्या कहते हैं, जो डिफरेंस होता है उनके बीच का, वो क्या होता है? क्या होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है आपका इसके बीच का क्या डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब जो ये ट्विस्टिंग हो रही है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है आपका पूरा, ठीक है, जो एक पूरा जो घुमाव जो आ रहा है आपका, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप से दूसरी ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, वो पूरा कितना होता है? इसके अंदर कितने वो होते हैं आपके बेस पेयर्स कितने होते हैं? तकरीबन 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। यानी कि एक से जब ये देखो एक यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में अगली ट्विस्टिंग होगी यहाँ पे होगी, तो यहाँ से यहाँ के बीच में तकरीबन कितने बेस पेयर होंगे? तकरीबन 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। यानी कि 10 बेस पेयर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, तो हर किसी के बीच में कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। ठीक है, हर बेस पेयर के बीच में, हर बेसिस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। तो जब ये 10 बनाएंगे, तो एक ग्रुप से, माइनर ग्रुप से दूसरी मेजर ग्रुप तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, तो उसमें कितना आ जाएगा आपका? 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टर्न होते हैं, है ना, जो टर्न होते हैं, पहले टर्न से दूसरे टर्न तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? ये देखो पहले टर्न से दूसरा टर्न आ गया आपका, ये क्या है? 3.4 नैनोमीटर, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है? एंटी पैरेलल, यानी कि जो इसकी फॉस्फेट जो बैकबोन है ना, ये उल्टी चलती है। जैसे मान लो 2 पेन है, एक पेन की जो निप ऊपर है, एक की नीचे है। ठीक है, अगर मैं दूसरा पेन लेता हूं, या फिर जो ये वॉच है, इसको मान लो ये पेन है, ये क्या है? इसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। तो ऐसे ये क्या है? ये दोनों ऊपर वाले पार्ट मिलेगा, तो नॉर्मल इस तरह से है स्ट्रक्चर, तो ये एंटी पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे कर दूंगा, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो दैट इज एंटी पैरेलल। ठीक है, क्या हो गया? एंटी पैरेलल होगा। तो डीएनए इज एंटी पैरेलल। जो पहली जो होती है इसका जो एंटी पैरेलल क्या है? दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, है ना, और दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड। अब ये प्राइम एंड क्या है, क्या बला है? देखो आप दिख रहा है आपको 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, तो ये क्या है आपका मामला? दिस इज एंटी पैरेललशिप ऑफ डीएनए। सही है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन होगा अभी। ये देखो नाइट्रोजनस बेसिस आपको नजर आ रहा है, ये हमने थोड़ा सा और स्ट्रक्चर दिखाया आपको। देखो नाइट्रोजन बेस से क्या जुड़ा हुआ है आपका? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज राइबोस शुगर। बेसिकली क्या है आपका? फॉस्फेट ग्रुप है, क्या है ये? राइबोस है आपकी, क्या है ये? राइबोस शुगर। देखो आर से क्या है? राइबोस शुगर जुड़ी हुई है इसकी, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है इसका? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। समझ गए? नाइट्रोजनस बेस है आपका। अब ये क्या बनेगा मिलकर? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अगर हम इसमें प्रेजेंट करेंगे कि क्या बना देगा? ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बना देगा। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोस प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? राइबोस प्लस नाइट्रोजनस ग्रुप ओनली, देयर इज नो फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया। देखिए नाइट्रोजनस बेसिस का हम बात करें, प्यूरिन्स की बात करें, तो देखो एडेनिन और ग्वानिन जो कैसा होता है? मोनोसाइक्लिक है,
मोनोसाइक्लिक है, डबल साइक्लिक है? नो, दिस इज डाईसाइक्लिक, है ना? क्या है? डाईसाइक्लिक। और पिरिमिडीन क्या है? मोनोसाइक्लिक। क्या है पिरिमिडीन? मोनोसाइक्लिक। देखो एक साइकिल है ना, एक वो है, क्या कहते हैं, रिंग है, एक रिंग, और इसके अंदर देखो दो रिंग है, एक रिंग दूसरी रिंग, एक रिंग दूसरी रिंग। ये क्या है? इमिडाजोल रिंग कहते हैं वैसे, ठीक है? तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है? ये आपके प्यूरिन्स, और पिरिमिडीन कौन है? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। यूरेसिल कहां प्रेजेंट होता है? ये डीएनए के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ आरएनए में होता है। किसकी जगह पर? थायमीन की जगह पर, ठीक है? चलो, आरएनए और डीएनए की कहानी भी हो गई आपकी। देखो, जो डीएनए है आपका क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो डबल हेलिक्स होते हैं क्या है? ये एंटी पैरेलल होते हैं आपस में। चलो, इतनी कहानी हमने इसकी कर ली, सही है? चलो, अगली कहानी होगी आपकी आगे की ब्रेक के बाद, ठीक है? चलिए, अब जो है कायदे से पढ़ के आइएगा इसको, तब जाके हम जो है थोड़ा सा आगे का मामला इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।